हाँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, तो डाउट के लिए इसीलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो सबसे पहले देखो डीपीपी आपके पास यही वाली है क्या, चेक कर लो जो मैंने शेयर किया है। यस 15 सर। क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें मैं कॉल दूंगा आपको और हर बार फिर ऐसे ही करेंगे हम लोग। 1 से लेकर के 3 तक किसी का प्रॉब्लम, जिन लोगों ने नहीं किया बेटा उनको करना है। ई काइट्स पे अवेलेबल है, नहीं पता लगता तो आप हेल्प लेंगे सर और मैडम की, जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे हेल्प लेंगे आप। 1 से लेके 3 तक बेटा किसी का प्रॉब्लम, डीपीपी आपके स्क्रीन पे है। इसने किए हो क्वेश्चन जिसमें डाउट हो वो डिस्कस कर सकता है। 1 से लेके 3 तक, 4 to 6। सर 2 बता दीजिए एक बार। 2, द रेशियो ऑफ रेडियस डिफरेंस बिटवीन फोर्थ और कितना कह रहा है, थर्ड कह रहा है। यस सर। देखो फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट के ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दैट ऑफ लिथियम आयन। अच्छा ओके, देखो वो क्या कह रहा है, रेडियस निकालो, द रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ रेडियस डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहले आपको हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहा है, एक लिथियम आयन। पहले देख लो आप हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर लो, हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकाल लो थर्ड और फोर्थ में। तो देखो आर इज इक्वल टू होता है 0.529 या A0 n² अपॉन Z। 0.529 n² अपॉन Z एंगस्ट्रॉम होता है। सपोज आपको पहले फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है हाइड्रोजन के लिए, तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकलेगा तो A0 n की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4²। और Z की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम है तो 1, ये इतना एंगस्ट्रॉम आ गया बेटा। और 3 के लिए निकालोगे तो R3 आ जाएगा A0, सपोज कांस्टेंट वैल्यू। 3 का वाले के लिए Z की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये 16 A0 आ गया, ये 9 A0 आ गया। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ गया बेटा हाइड्रोजन के लिए, डेल्टा आर डिफरेंस। 7। 16 में से 9 चला जाएगा आपका, तो 7 आ जाएगा। 7 A0 आ गया आपका, A0 एंगस्ट्रॉम। इतना डिफरेंस हाइड्रोजन के लिए आ गया। सिमिलर केस आप लगा दो लिथियम के लिए बेटा। लिथियम जो आयन है उसके लिए Z की वैल्यू, हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 2, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, हाइड्रोजन के लिए 3। तो वापस R4 निकालो, तो फार्मूला A0 n² अपॉन Z अगेन आ जाएगा, बट इस बार आएगा A0। R4 के लिए निकालोगे तो 4 का स्क्वायर, और Z की वैल्यू भी रखोगे बेटा, इस बार Z की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये 3 आ गई। फिर देखो R3 के लिए निकालोगे तो A0 3 का स्क्वायर अपॉन 3। तो ये देखो ये कितना आ गया, ये भी 16 A0 अपॉन 3 आ गया। ये 3 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 9 A0। तो इनका डिफरेंस भी तो आ गया आपका। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डेल्टा आर 7 ही आ जाएगा। 7 A0 अपॉन 3 आ जाएगा ये डिफरेंस, 7 A0 अपॉन 3। अब आपने क्या करना है, रेशियो निकालना है दोनों केसेस में। तो डेल्टा आर आपका हाइड्रोजन के केस में पहले लेना है, और फिर लिथियम के केस में निकालना है डेल्टा आर लिथियम। हाइड्रोजन के केस में आ गया आपका 7 A0/3, नहीं 7 A0 ही आया था हाइड्रोजन के केस में। और इसके लिथियम के केस में आया 7 A0/3। तो ये कैंसिल हो गया, तो रेशियो आ गया 3:1। तो ये आंसर आ जाएगा आपको। क्लियर। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलो बेटा 6 तक किसी का और। अभी आपने रेडियस और वेलोसिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने थे, एनर्जी नहीं करवाया था मैंने आपको। थर्ड में बहुत ही इजी प्रॉब्लम था बेटा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बताया था, क्या यूज करोगे। NH/। इसने पूछ लो बेटा क्या फार्मूला यूज MVR कर एंगुलर मोमेंटम। MVR। NH/2 पाई। हाँ MVR तो एंगुलर मोमेंटम ही होता है, NH/2 पाई। एन की वैल्यू है ऑर्बिट नंबर, तो फिफ्थ कह रहा था आपको, तो 5H/2 पाई। तो कितनी वैल्यू आ गई देखो 5H/2 पाई में,
2 से डिवाइड करना है तो 2.5 लगा देना है h/5। तो जैसा पूछे वो आंसर दे देना। इजी प्रॉब्लम था, मुश्किल नहीं था ये। 6 तक किसी का और? आगे चलो 9 तक बेटा किसी का प्रॉब्लम? 9 में आप रेडियस बता सकते हो, 7th कर सकते थे, 8th कर सकते थे। सर हाँ। सर it बोलो। is my chemistry is first class, and sir, can you tell me which chapter you are teaching? Structure of atom. हाँ, फर्स्ट चैप्टर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, and you can see your lecture from online recording। Okay. Okay, sir. 8 तक बेटा किसी का और? 9 सर तक। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एनर्जी। एनर्जी वाला बेटा आज कराऊंगा, ये नहीं हुआ होगा आपसे। एनर्जी वाले जितने हैं वो आज होंगे, एनर्जी वाले छोड़ दो, बाकी मेरे ख्याल से आगे वाले एनर्जी के ही है। यस सर। एनर्जी वाले आज हो जाएंगे बेटा। विदाउट एनर्जी कोई क्वेश्चन है 15 तक तो देख सकते हो, मुझे नीचे वाले भी एनर्जी वाले लग रहे हैं। ये आज का टॉपिक करोगे ना तो फिर हो जाएंगे, तो वहां से आप अपनी डीपीपी सोल्व करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे, जो जो चीज पढ़ते जाएंगे। तो इन लास्ट क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बोहर थ्योरी, जिसमें से आपने क्या क्या पढ़ा? स्टडीड अबाउट रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, 2 पॉइंट करवाए थे मैंने, रेडियस एंड वेलोसिटी, ये 2 पॉइंट किए थे। आज हम कैलकुलेशन सीखेंगे बेटा एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। कोई भी बोहर ऑर्बिट होगा तो उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे हम? तो एनर्जी देखो, अगर मैं लास्ट आपका रिमाइंडर डालूं तो सपोज कोई एटम है, एटम में ये न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन का हमें ये किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द टुडे वी वांट टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सपोज ई था, एक प्रोटॉन का चार्ज भी ई था, अगर आप जेड प्रोटॉन ले लेंगे तो जेड ही हो जाएगा। तो एक्चुअली दिस इज द चार्ज Q1 एंड दिस इज द चार्ज Q2। तो देखो मैंने आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकलवाया था, यू नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट, तो एनर्जी जो होती है 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनटू डिस्टेंस। फोर्स में भी प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस जो होगा वो रिपल्सन के लिए, रिपल्सिव फोर्स है तो प्लस और अट्रैक्टिव फोर्स है तो माइनस। अट्रैक्टिव फोर्सेस को माइनस से दिखाते हैं क्योंकि एनर्जी डाउन होती है। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ सपोज पोटेंशियल एनर्जी इज द पीई इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद है बेटा क्या करवाया था? के Q1 अपॉन Q2 दोनों चार्ज, के कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर फोर्स। हम बिकॉज वी आर गोइंग टू कंसिडर द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, सो पुट द माइनस, एंड डिस्टेंस जो आपका है वो है r। देखो Q1 का वैल्यू कितना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन माइनस के, Q1 का वैल्यू ये आ गया ZE। Q2 का वैल्यू देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, देन अगेन E अपॉन एक r से एक r कैंसिल r। सपोज इसको -1 बोल दो आप, दैट इज योर आंसर। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम, तो क्या आंसर दोगे बेटा? क्या पढ़ोगे इसको? डू रिप्लाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, -1 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो -1 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होगा। दूसरा पार्ट देखो करते हैं इसका, सेकंड जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। सेकंड पार्ट काइनेटिक एनर्जी,
तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी सपोज के ई है, वेरी गुड, फिक्स होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और बोहर पोस्टुलेट पढ़ा था आपने लास्ट टाइम, एक बोहर पोस्टुलेट था ना एम वी स्क्वायर वाला, सिंस बोहर पोस्टुलेट इज, क्या पढ़ा था बोहर पोस्टुलेट्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल था, एम वी स्क्वायर आर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू दूसरा फोर्स था ये आपका अट्रैक्शन फोर्स। तो बेटा ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं एम वी आर से, तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो यहां पर, देन क्या आ जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा बेटा, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पर इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात करोगे आप। अगर मैं आपसे पूछूंगा पोटेंशियल एनर्जी कितना है इलेक्ट्रॉन का, क्या आंसर दोगे बेटा, ड्राइव किया आपने, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी योर आंसर, -1 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, -1 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। हियर Z stand for what? Z Number of electrons. number of atomic number. very good, number of protons, and number of protons, another name of number proton है atomic number, atomic number. And what is the mean of E? Charge, electronic charge, electronic charge. So again tell me what is the potential energy of electron within an atom. ऐसे ही याद होगा बेटा, याद करने का तरीका भी ये है, what is the potential energy of electron, you will say -1 kz square upon r. upon r. And again tell me about the kinetic energy of electron. 1/2 kinetic 1/2 kz square upon 1/2 r. kz square upon r. It means now we can say total energy of electron, total energy of electron within atom is equal to potential energy plus kinetic energy, potential energy plus kinetic energy. Suppose total energy represented by En, so En is equal to potential energy plus kinetic energy. Now put the value of potential energy and kinetic energy, and in this way you can calculate the total energy of electron. Now what will be the total energy of electron, En? En is equal to value of potential energy -1 kz square upon r, and kinetic energy half kz square upon r. It means -1 kz square upon r plus half kz square upon r. तो कितना हो जाएगा बेटा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मैथमेटिकली सोचो, -1 और प्लस हाफ कितना हो जाएगा, -1 और प्लस हाफ, तो -1/2 रह जाएगा, कॉमन लेके कर लेंगे तुम, तो -1/2 kz square upon r. इट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे En से रिप्रेजेंट कर दो या TE से कर दो टोटल एनर्जी को, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -1/2 kz square upon r. Again tell me what is the potential energy of electron? Sir, -1 kz square upon r. It's okay. And total energy of electron? -1/2 kz -1/2 kz square upon r. And kinetic energy of electron? half 1/2 kz square upon r. kz So square you upon r. can, if we're talking about the magnitude, then you can say that the value of kinetic energy equal to the total energy. Value of kinetic energy and value of total energy are equal, only opposite in sign, and potential energy is the double of total kinetic energy and potential energy, total energy. So you can say that first question in this way, total energy
suppose we can say potential energy is equal to twice of total energy or twice of kinetic energy. Potential energy is equal to twice of total energy and twice of kinetic energy. But potential energy is in minus, total energy is in minus, and kinetic energy always positive. So that is the relation between three type of energy. That is the relation between three types of energy. Then suppose I told you that if total energy of first orbit of hydrogen atom, if total energy of first orbit of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt per electron, then provide the number one potential energy, of that electron, and number two kinetic energy of that electron. बताओ बेटा आंसर क्या आएगा? ऊपर वाला नॉलेज यूज करो, सॉल्यूशन क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द डबल ऑफ टोटल एनर्जी। total energy and kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी इज द डबल ऑफ टोटल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी कितना दे रखा है बेटा हमें? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब आंसर कितना आ गया हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन का पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? देखो कैलकुलेट हो गई। व्हाट इज द पोटेंशियल का ट्वाइस हो जाएगा, तो 27.2 माइनस में बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं ये पूछता आपसे कि सेकंड वाला पार्ट काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगे। टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, बट टोटल एनर्जी जो लेनी है वो माइनस में लेनी है। तो माइनस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालो। माइनस टोटल एनर्जी आपका माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? हो जाएगा? No sir. Yes sir. नो सर। इस इक्वेशन से आप निकाल दोगे। अब सपोज आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस टोटल एनर्जी En इज इक्वल टू, क्या वैल्यू निकाली थी आपने? एक्सप्रेशन निकाला था माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, एंड आर का वैल्यू आप निकाल चुके हो, सिंस आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ये वैल्यू रखा था हमने। तो ये पुट कर दो वैल्यू, आर का वैल्यू En में। देन देखो जैसे आर का वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, पिछली क्लास वाला आर वाला वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन में टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा बेटा? देखो En इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। तो इसका एक्सप्रेशन सोल्व कर लो, जो कटिंग वटिंग करनी है करके एक एक्सप्रेशन बना लो। तो आपके पास पहले की तरह जैसे वेलोसिटी और एनर्जी का एक्सप्रेशन बनाया था वैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। En इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल,
ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर, ये वाला 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा। तो एक तो ये एक्सप्रेशन याद करना है ई एन का। अब इसको एक मैथमेटिकल छोटा इक्वेशन बना लेते हैं। ई एन इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जो जो वैल्यू है वो सारा रख देते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा? 3.14। 3.1 एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 10 रेज टू पावर 31 केजी होता है ना, तो 31 है तो आप इसको 28 सीजीएस में लिख दो, ग्राम में आ जाएगा। के की वैल्यू सीजीएस में कितना बताया था? 1। जेड का वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी रख सकते हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये कितना बताया था ईएसयू में? 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -10 ईएसयू। यू नो ना कि कुलाम कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये तो सबको याद होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताया था बेटा? सबको ही याद होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो कौन सा? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलाम। कूलाम में तो बड़ा यूनिट होता है, अगर छोटा यूनिट करूंगा तो यही यूनिट आ जाएगा 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -10 ईएसयू। बिकॉज 1 कूलाम और ईएसयू आपको कन्वर्जन आना चाहिए, और ये कन्वर्जन आप करोगे तो ये कन्वर्जन ये होता है 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 9 ईएसयू। 1 कूलाम में इतने ईएसयू होते हैं, तो छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करोगे तो मैंने बोला था इट इज हाईली एप्लीकेबल। सो you have to learn this value also for electronic charge 4.8 into 10 raised to power -10। h is the Planck constant, इसका वैल्यू 6.6 into 10 raised to power -34 जूल सेकंड होता है। अर्ग में करोगे तो अर्ग सेकंड, ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा बेटा। सोल्व करके ये सारे डेटा पुट करेंगे तो -21.8 इंटू 10 रेज टू पावर ये -12 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अर्ग पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी आ जाएगी बेटा, और अर्ग की बजाय आप जूल करोगे, बिकॉज छोटे छोटे यूनिट हैं ये। सारे एक्सप्रेशन धीरे धीरे याद करते जाने हैं आपने, हो जाएंगे, बड़ा मैटर नहीं है जब याद करते जाओगे। अर्ग, सिंस 1 जूल इज इक्वल टू एनर्जी का यूनिट होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7 अर्ग होता है। तो अगर 1 जूल की टर्म में रखना चाहूंगा तो 1 अर्ग 10 - 7, तो यही आ जाएगा आपका ऐसा यूनिट एनर्जी का -21.8 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यूनिट अर्ग की बजाय आपका जूल आ जाएगा, जूल पर इलेक्ट्रॉन। ये एनर्जी का एसआई यूनिट, एसआई एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। अब अगर और छोटा यूनिट करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। सपोज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये वैल्यू अगर जूल की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो बिल्कुल छोटा सा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिसका काफी यूज करेंगे हम। -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। तो डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट एनर्जी एक्सप्रेशन है, वो वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारा वैसा ही आ जाएगा। तो मोस्टली हम जो है या तो ये यूज करेंगे या एसआई यूनिट यूज करेंगे। एनसीईआरटी जो बैक साइड वाले क्वेश्चन है उसमें ज्यादातर एसआई यूज करती है, और हम अपने कंपटीशन वगैरह में ज्यादातर ये वाला छोटा सा यूनिट -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। तो अब देखो, अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो टोटल एनर्जी कितना आएगा बेटा आपका? याद करो ये एक्सप्रेशन, ई एन इज इक्वल टू माइनस में तो टोटल एनर्जी रहेगा, लेकिन कितना एनर्जी आएगा? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये तो एक्सप्रेशन आगे वैल्यू पुट करने वाली बात होगी। अब देखो, सपोज मैं आपको ऐसे बोल दूं, प्रॉब्लम दे दूं, अरेंज द following value of energy
in increasing order. First, 1 joule. Second, 1 electron volt. Third, 1 erg. Fourth, 1 कैलोरी. सपोज देखो इसमें आपको एनर्जी मैंने दे दी और इसमें ये देखना है कि छोटी सबसे कौन सी कम एनर्जी कौन सा है और सबसे बड़ा एनर्जी कौन सा है. तो ये आप कहाँ से सीखोगे बेटा? ये आप कन्वर्ट करके सीखोगे, कन्वर्जन से सीखोगे आप. देन देखो एक चीज तो क्लियर है कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना बताया था मैंने? 10⁻⁷ अर्ग. तो इसका मतलब अर्ग को इतनी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वो क्लियर होगा. तो 1 जूल ग्रेटर देन हो गया 1 अर्ग. जैसे मैं कह दूं कि 8 इंटू 4 इंटू 3, तो 3 और 8 में कंपेरिजन करो, कौन सा बड़ा होगा बेटा? 3 और 8 में, 3 और 8 में पता लग रहा है ना कि 8 बड़ा है. तो जब किसी चीज को, पॉजिटिव चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब जिस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब वो इक्वल हो रही है, तो वो छोटी है. तो अर्ग को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 10⁻⁷ से, तब जूल के बराबर आ रहा है. इट मीन्स जूल जो है वो अर्ग से बड़ा हो गया. फिर आ जाओ दूसरा. देखो दूसरा अभी आपने किया था कि 1 अर्ग और 1 जूल सोल्व हो गए. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18. बताओ 1 कैलोरी बड़ा या 1 जूल बड़ा? 1 कैलोरी. 1 कैलोरी बड़ा हो गया. गुड. तो इसका मतलब 1 जूल से फिर 1 कैलोरी बड़ा हो गया. 1 कैलोरी 1 जूल से बड़ा हो गया. देन अभी हमने लिखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देखो ये वैल्यू माइनस में आ रही है, प्लस में करेंगे तो इस वैल्यू को ऐसे रखोगे आप कि 1.6 जूल इज इक्वल टू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब देखो, और 1.6 जूल से ये इतना बड़ा आ रहा है 10⁻19, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट हुआ जूल से या बड़ा हुआ? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा हुआ बड़ा हुआ. बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन मुझे पता है कई बच्चों का दिमाग घूम जाता है इतनी छोटी चीज में, तब आपसे शेयर कर रहा हूँ. 1.6 जूल और 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं 1.6 जूल में. तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है या 1 जूल बड़ा है? कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? 1 जूल. 1 जूल. 1 जूल बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि 1 जो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जा रहे हैं, तो 1 जूल वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका मतलब इन सब में देखो जूल जो है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल काफी बड़ा, और अर्ग से भी जूल बड़ा, और जूल से कैलोरी बड़ा. तो आपका जब सारी यूनिट में अरेंज करूंगा तो आंसर क्या आएगा? सबसे छोटी यूनिट होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इससे बड़ा होगा आपका 1 अर्ग. 1 अर्ग से बड़ा होगा 1 जूल, और 1 जूल से बड़ा होगा 1 कैलोरी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सबसे छोटा हो गया. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा 1 अर्ग. 1 अर्ग से बड़ा होगा 1 जूल. 1 जूल से बड़ा होगा 1 कैलोरी, क्योंकि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं. तो अगर मैं सबको अरेंज करूंगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा मेरा. ये आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा 1 अर्ग, 1 अर्ग से बड़ा 1 जूल, 1 जूल से बड़ा 1 कैलोरी. क्लियर बेटा? चलूं आगे? यस सर. अब Yes, देखो, sir. अब मान लो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला हमारे पास आ गया, तो हम ऐसे करते हैं, जैसे प्रॉब्लम लिखते हैं पहले की तरह. कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी वर्ड लिखा है तो टोटल एनर्जी निकालनी है. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बोहर ऑर्बिट of hydrogen atom. Calculate the energy of first, second, third Bohr orbit of hydrogen atom. तो देखो सपोज बेटा हमारे पास ये एनर्जी निकाली, इसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं. इफ वी मूविंग न्यूक्लियस टू आउटर साइड
within an atom, then what changes occur between energy differences of two successive orbit? तो बेटा देखो, आपको सॉल्यूशन ढूंढना है इसका, तो आप सबसे पहले जनरल फार्मूला यूज कर लो। एनर्जी निकालने का जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास? E इज इक्वल टू, सबसे इजीएस्ट फार्मूला ये है, E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम देखो बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो जेड का वैल्यू 1 हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी ऑर्बिट है उन सब के लिए, तो एक डायग्राम भी बना लेते हैं। सपोज ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू 1 आ जाएगा बेटा। अगर ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालो। E1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या लगेगा, -13.6 जेड स्क्वायर, जेड है तो 1 की वैल्यू, एन स्क्वायर, एन की वैल्यू भी 1। तो कितना आंसर आ गया बेटा देखो, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, कैलकुलेट हो गया। हाइड्रोजन एटम में कितना कैलकुलेशन आया, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए आगे चल के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के लिए। सेकेंड का निकालो बेटा, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालूंगा। देन व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, फार्मूला अगेन E2 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, मतलब 1 का वैल्यू, एन स्क्वायर, कितना वैल्यू आ जाएगा एन की वैल्यू, अब क्या है देखो जरा आप, सर 2। एन का वैल्यू बोलो कितना, 2 का स्क्वायर आ गया, 2 तो 2 का स्क्वायर आ गया, तो सोल्व करो इसको, देखो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -13.6/4, तो कितना आ गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी देखो कितना है, -3.4 वोल्ट। कौन सी वैल्यू बड़ी है, -13.6 बड़ा है या -3.4 बड़ा है? 3.4। -3.4 बड़ा है बेटा, क्योंकि माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। तो आप न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा आएगी। फिर देखो आप थर्ड निकालो, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी n इज इक्वल टू 3, थर्ड का निकालेंगे तो E3 इज इक्वल टू क्या आएगा, -13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू तो 1 ही है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी देखो, -13.6/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सोल्व करो, देखो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो फिर और एनर्जी इंक्रीज हो गया। तो क्या सीख पा रहे हो इससे? इससे यू कैन से कि आप जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हो तो एनर्जी क्या होती जा रही है, देखो आपकी नोट नंबर 1 एग्जाम का कंपटीशन, हाँ नोट नंबर 1, इफ वी मूव न्यूक्लियस आउटर साइड within an atom, then energy of orbits will be increases। एक क्वेश्चन ये हो गया, आपका एनर्जी देखना है।
तो जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा, एनर्जी जो होगी वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट बेटा? नो सर। अब देखो एनर्जी डिफरेंस निकालो। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस ये रहा, फर्स्ट एंड सेकंड में एनर्जी डिफरेंस। तो कितना आया एनर्जी डिफरेंस? एनर्जी डिफरेंस इक्वल टू E2 करो। एनर्जी डिफरेंस E2 की वैल्यू आपने निकाली -3.4 और E1 का वैल्यू देखो कितना आया था बेटा, -13.6। तो डिफरेंस आ गया आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी में डिफरेंस आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकंड और थर्ड में डिफरेंस निकालो आप, सेकंड एंड थर्ड के बीच डिफरेंस। तो सेकंड और थर्ड में निकालोगे तो अगेन डेल्टा ई इज इक्वल टू अब देखो -1.51 माइनस 3.4। तो कितना हुआ ये देखो, साइड में सोल्व कर लो। 3.40 में से 1.51 किया, ये 9 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, तो 1.89। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी डिफरेंस कितना है बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड के बीच क्या एनर्जी डिफरेंस आया? सब कुछ करता जा रहा हूं, वही पूछता जा रहा हूं, सिर्फ आपको देख के बोलना है, अभी तो निकालना भी नहीं है। कितना डिफरेंस आया था फर्स्ट और सेकंड में? 10.2 एनर्जी डिफरेंस 10.2 एंड अगेन सेकंड और थर्ड में कितना डिफरेंस आया? 1.89। तो अब अगर मैं न्यूक्लियस से आउटर साइड जा रहा हूं, न्यूक्लियस से आउटर साइड जाने पर एनर्जी डिफरेंस बताओ क्या हो रहा है? एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। दोनों वर्डिंग में बहुत फर्क है बेटा। पहले मैंने बोला था इफ वी मूव न्यूक्लियस टू आउटर साइड विद इन एन एटम देन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट तो क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। लेकिन एनर्जी डिफरेंस वर्ड आ जाए, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट, देन क्या आंसर दोगे? सेकंड नंबर नोट, डिक्रीज। एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी में और एनर्जी डिफरेंस में फर्क है। एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट ऑन मूविंग न्यूक्लियस टू आउटर साइड विल बी, क्या आंसर लगाओगे आप एग्जाम में आ जाए तो? डिक्रीज। एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होगा और एनर्जी वो होगी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। तो आप देखो, तो दूसरे वाला पॉइंट जो आ गया सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस, तो आप बोलोगे जैसे जैसे आपका आप न्यूक्लियस टू आउटर साइड जाओगे एन इंक्रीज होगा, तो डेल्टा ई जो होगा एनर्जी डिफरेंस वो आपका डिक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक किसी भी एटम में कितने ऑर्बिट एज्यूम कर सकते हो थियोरेटिकली, कितने ऑर्बिट होते हैं? तो हमने पढ़ा था इन्फिनाइट हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ लास्ट ऑर्बिट एग्जाम में आ जाए, एनर्जी ऑफ लास्ट मतलब इन्फिनाइट ऑर्बिट ऑफ एटम, तो ये 0 कर दोगे। लास्ट ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा 0 होगी। क्यों? आपने न्यूक्लियस से सपोज स्टार्ट किया, हाइड्रोजन का केस देखो, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आई थी? फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी मैंने कितना बताया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 1। सेकेंड ऑर्बिट भी निकाला आपने, कितना एनर्जी आया सेकेंड? आपने ये भी निकाला -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट भी मैंने बताया कितना एनर्जी आया थर्ड ऑर्बिट? -1.51। -1, तो -1.81, माइनस में वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये करते करते अगर मैं कह दूं इन्फिनाइट आ जाए, तो एनर्जी कितनी बताओगे इन्फिनाइट की? 0, मतलब एटम खत्म हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पर एटम, कोई भी एटम है तो किसी भी एटम में ये न्यूक्लियस है,
अगर हाइड्रोजन की बात करें, सपोज न्यूक्लियस का ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये लास्ट ऑर्बिट है सपोज, तो ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो बताओ लास्ट की एनर्जी कितनी होगी टोटल? 0. जीरो। जीरो लास्ट की। और फर्स्ट वाले की कितनी है हाइड्रोजन के केस में? Minus Minus 13.6 electron volt. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये प्रॉब्लम मुझे सपोज बना के दिखाओ। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ m ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। निकालो एनर्जी कितना आएगा। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ m ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कितनी एनर्जी दोगे बेटा? कैलकुलेट द Minus 1.51 electron volt. Minus 1.51 electron volt. क्यों बोलोगे बेटा? Minus क्योंकि सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे आप? न्यूक्लियस से आगे चलोगे तो पहला शेल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ऐसे चलते हो, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ऐसे चलते हो आप। फर्स्ट वाले शेल का नाम क्या होता है? के। जो फर्स्ट शेल होता है वो के होता है, सेकंड वाला एल शेल होता है, थर्ड वाला एम शेल होता है। तो एम ही तो पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब एम शेल पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू 3 आ गई, तो एन का वैल्यू 3 आ गया और हाइड्रोजन एटम है, तो एनर्जी का फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर आ गया, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन है तो 1, एन की वैल्यू देखो थर्ड है, एम शेल है तो थर्ड आ गया, 3 का स्क्वायर, तो कितना आया था? माइनस 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब आप निकालो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव आयन। ये निकालना बेटा, सोल्व करो। जो पढ़ाया है उसी से रिलेटेड ही है, अभी की क्लास से रिलेटेड है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव आयन। क्या आंसर आएगा? पहले टोटल एनर्जी निकाल लो, फिर रिलेशन यूज कर लो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के लिए। और minus 6.04 total energy. 6.04 आ रहा है बेटा? Minus 6.04. माइनस 6.04। ओके, Potential energy 12.08. 12.08। Kinetic energy 6.04. काइनेटिक एनर्जी 6.04। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सपोज आपको सॉल्यूशन निकालना है तो फार्मूला है हमारे पास टोटल एनर्जी निकालने का, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना है फॉर He पॉजिटिव आयन के लिए। देन लेट्स सी फॉर He पॉजिटिव आयन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए हीलियम का आपको। हीलियम का कितना होगा एटॉमिक नंबर? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2।
और n की वैल्यू क्वेश्चन में दी है उसने, कौन सा वाला ऑर्बिट पूछ रहे हो आप, थर्ड। तो देन करो आप एनर्जी निकालो पहले, तो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और n स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू 4 और अपन में 9। ये 9 से तो निकाला था ना मैं। यस सर। अपन में 3 का स्क्वायर 9 ही होता है ना बेटा। तो यस सर। 9 को करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Yes. 1.81 किया तो इसको आगे सोल्व कर लो, तो आंसर आ जाएगा आपका E इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 8 4 जा 32 3, तो 7.4 आ रहा है। 1.51 था ना, 1.51 आया था। 13.6 डिवाइड बाय 9, 4 1 जा 4, 5 4 जा 22, तो 6 आ गया, तो 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। टोटल एनर्जी आ गई इतनी 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब रिलेशन से दैट निकाल टोटल देंगे सर। रिलेशन निकाल लोगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। यस सर। तो 2 इंटू ये है -6.04, ये आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है, लेकिन माइनस में। यस सर। माइनस टोटल एनर्जी होती है, तो माइनस और -6.04 आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलो अब मैं लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूं। अब सपोज मान लो क्या है कि डबल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में, तो नॉलेज क्लाउड फॉर गिविंग डबल स्पीसीज। अगर आपको दो स्पीसीज दे रखी है, कैसे शेयर करोगे आप, ऐसे ये चीज यूज कर सकते हो। सपोज E इज इक्वल टू किसी की भी एनर्जी होती है तो बेटा क्या वैल्यू आती है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। किसी की भी एनर्जी आएगी तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वैल्यू है, तो ये वैल्यू तो आपका कांस्टेंट ही है 13.6। तो इस कांस्टेंट को कुछ ले लो, ई नोट लिख दो इसको, सपोज ई नोट, या पूरे -13.6 को ही ले लो ई नोट। तो मैं इसको लिख लेता हूं, पर ये ध्यान रखना यहाँ पर ई नोट का वैल्यू हेयर, ई नोट रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ई नोट का मतलब है -13.6। ई नोट का वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ गया। तो ई नोट तो कांस्टेंट है, जैसा पिछली क्लासेस में करवाया था मैंने, ये कांस्टेंट है तो सबके लिए सेम आएगा। तो ई नोट की वैल्यू कैलकुलेट करो, ई नोट इज इक्वल टू ई nth ऑर्बिट का है तो ई एन कर दो, ई एन इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ये फार्मूला बना लिया मैंने। क्या किया मैंने, दोबारा देखो, काफी इंपोर्टेंट है ये, इजी ट्रिक में 2 लाइन में क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। और ऐसे क्या करोगे, ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप 2 लाइन के अंदर आपका न्यूमेरिकल शॉर्ट आउट है। देखो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कांस्टेंट वैल्यू ई नोट। तो हम किसी की भी एनर्जी ई एन कर लेते हैं, ई नोट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जिसमें ई नोट जो है हेयर, ई नोट इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो ई नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई नोट इज इक्वल टू ई एन एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब आप किसी भी स्पीसीज की, चाहे फर्स्ट स्पीसीज है उसकी ई एन एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर ले लो, दूसरी स्पीसीज निकाल लो ई एन इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर ले लो, जितनी स्पीसीज हो, 2 क्या 3, कितनी भी स्पीसीज आपको दे रखी है उनका आप ये वैल्यू इक्वेट कर दो। जब ये वैल्यू इक्वेट कर दोगे तो इससे आपकी एनर्जीज आ जाएंगी। अब इसमें एनर्जीज आ जाएंगी तो आप एक जरूर ध्यान रखना कि अगर टोटल एनर्जी विद इन एटम कर रहे हो तो वो माइनस में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ ई नोट को -13.6 जेड स्क्वायर जो है वो ले रखा है हमने ई एन, तो ई नोट को। तो आप इसको कंपेयर कर लोगे। आप, अब मैं यहां लिख देता हूं, कभी भी फार्मूला यूज करना हो तो ई एन एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर फर्स्ट स्पीसीज का इज इक्वल टू करो ई एन एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड स्पीसीज का। ये फार्मूला आप इक्वेट कर दोगे तो बड़ा सा प्रॉब्लम आपका इस एक लाइन में शॉर्ट आउट हो जाएगा। कैसे,
सपोज मैंने एक प्रॉब्लम दिया आपको, मैंने बोला इफ एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम is -1.51 electron volt, then calculate the energy of second orbit of Li2 पॉजिटिव आयन। ये प्रॉब्लम दे दिया बेटा, देखो मैंने, इफ एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। तो आपको यहां देखो, यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दिस थिंग कि यहां पर 2 स्पीसीज हैं। एक तो आपके पास हाइड्रोजन एटम है, ये स्पीसीज आ गई, एक तो हाइड्रोजन एटम और एक लिथियम है। तो डबल डेकर है, तो डबल डेकर में जो हमने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट किया बेटा, ये यूज करना है। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं लिख देता हूं क्या क्या चीज है मेरे पास। तो यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है, सपोज मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, और एक Li2 पॉजिटिव आयन ले लिया। हाइड्रोजन एटम की जो इंफॉर्मेशन है वो लिख दो बेटा। हाइड्रोजन एटम कहता है इफ एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, मतलब n = 3 है हाइड्रोजन का, इसको फर्स्ट स्पीसीज मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। n = 3 होगा थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसकी एनर्जी दे दी, कहता है उसकी En, मतलब टोटल एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइड्रोजन एटम है तो Z भी फिक्स हो गया, Z की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करना है, दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड आपके पास लिथियम का सेकंड ऑर्बिट है, मतलब n की वैल्यू ले रहा है 2, सेकंड ऑर्बिट, और एनर्जी आपको कैलकुलेट करवाना चाहता है, और लिथियम आयन है तो Z की वैल्यू क्लियर होगी 3। तो अब 2 अलग अलग स्पीसीज है, तो उसके लिए मैंने अभी आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बताया है कि आप सीधे इस कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाओ कि En n² अपॉन Z² फर्स्ट ऑर्बिट का इज इक्वल टू En n² अपॉन Z² सेकेंड ऑर्बिट का। तो आपका बड़ा इजी गोइंग न्यूमेरिकल हो जाएंगे, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा। En फर्स्ट देखो, हाइड्रोजन एटम को ले रहे हो, एनर्जी गिवन है आपको En 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n की वैल्यू गिवन है 3 का स्क्वायर, और Z की वैल्यू गिवन है 1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू दूसरी साइड आ जाओ। सेकंड साइड में देखो En टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो आप, En n का स्क्वायर 2 की दे रखा है 2 स्क्वायर, Z जो है यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर, तो वैल्यू देख लो अब आपकी कितनी आ गई, 1.51 इंटू 3 का स्क्वायर 9, इधर भी 3 का स्क्वायर 9, वो 2 का स्क्वायर 4, इधर रखोगे ये En आ जाएगा, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो En इज इक्वल टू एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो -1.51 इंटू 81 बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आ गई। कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन भी बनाना है तो कर लोगे आप। तो जब भी आपको 2 एटम का इंफॉर्मेशन दे रखा हो तो फिर आपको यू नीड टू यूज दिस फार्मूला, En² अपॉन Z² इज इक्वल टू En² अपॉन Z²। अगर टोटल एनर्जी निकालनी तो एनर्जी अपने आप ही माइनस में आ जाएगी आपकी। क्लियर? कोई डाउट हो बेटा तो पूछ सकते हो, रुक जाऊंगा अगर डाउट होगे तो फिर बताऊंगा, नहीं तो आगे चलते हैं। चलें आगे, रिप्लाई करते जाओ बेटा, रिप्लाई किया करो, रिप्लाई जरूरी है। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, आप मुझे ये प्रॉब्लम करके दिखाओगे। इफ Sir. हाँ बोलो, सर ये 4/9 नहीं होगा? कौन से वाला? ऊपर सर, ऊपर 4/9 कैसे? सर सेकंड ऑर्बिट बोला है तो n तो 2 होगा ना? n 2 होगा तो n का स्क्वायर यूज नहीं करना हमने, देखो n का स्क्वायर, हाँ तो ये n सर, हाँ n का स्क्वायर इधर आ गया 4
और नीचे जेड स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर इधर इस साइड ले जाओगे, क्रॉस नहीं करोगे, ई निकालना है आपको। अच्छा ओके सर तो ये ओके। इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इफ एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 positive ion is -x electron volt, calculate the energy of fourth orbit of He positive ion। कैलकुलेट करो बेटा ये जल्दी से, अगर ये कर लिया तो समझ लो कॉन्सेप्ट समझ आपको। इफ एनर्जी ऑफ second orbit of Li2 positive ion is -x electron volt, calculate the energy of fourth orbit of helium ion। सर x/9। -x/9। सर -x/9। 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 देखते हैं, लेट्स सी। देखो आपके पास दो स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज पहले वाली कोई भी अज्यूम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन है Li2 पॉजिटिव आयन, ये सपोज फर्स्ट नंबर है, और सेकंड नंबर है He पॉजिटिव आयन। इज इट ओके? देन देखो सेकंड ऑर्बिट, तो n का वैल्यू इधर आ गया 2। सेकंड ऑर्बिट एनर्जी गिवन है -x, और लिथियम में तो z की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। दूसरी साइड देखो हीलियम में n की वैल्यू है 4, n इज इक्वल टू 4। एनर्जी आप कैलकुलेट करना चाहते हो, और z की वैल्यू हीलियम में तो 2 आ जाएगा, और हमारा फार्मूला क्या है, E इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर फर्स्ट का इज इक्वल टू E इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड स्पीसीज का। यही है ना फार्मूला। तो E की वैल्यू पुट करो, पहले वाले की एनर्जी दे रखी है -x, n की वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर, z की वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखो E निकालना चाहते हो आप, कैलकुलेट करना चाहते हो, n का वैल्यू सेकेंड वाले में 4 का स्क्वायर, और z का वैल्यू है 2 का स्क्वायर। अब आप देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 भी इससे कैंसिल हो गया 2 के स्क्वायर से। तो E की वैल्यू कितनी आ गई जरा देखो, तो E का वैल्यू मेरे पास आ गया -9 सर। 1/9x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -x/9। तो कैलकुलेशन में बड़ा ध्यान रखना है बेटा, प्लस कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ डिवाइड हो रहा है, वो ध्यान रखना है आपने। E n स्क्वायर फार्मूला तो चलो याद कर, लेकिन आपको वो भी ध्यान रखना है कि फार्मूलेशन में कौन सी चीज कहाँ आ रही है। किस किस का सही आया था? किसी का सही आया बेटा? मेरा यस सर मेरा भी। हाँ, तो उसमें देखो जिसका सही आया वो ओके, लेकिन जिसका नहीं आया उसको देखो मिस्टेक क्या हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, उसका कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। इसके बाद यहां से रिलेटेड जब एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हो तो नॉलेज क्लाउड में दो चीजें आती हैं अब हमारे पास। एक बेटा आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कोई भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब IE कैसे करते हैं हम। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है द
minimum amount of energy required to remove the electron from one electron species. तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आपको ले जाना है, तो सपोज कोई भी आपके पास एटम है, डायग्राम बनाते हैं। सपोज कोई भी एटम है, उसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में कितने भी प्रोटॉन है, उसका चार्ज है जो भी, और ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट ऑर्बिट में रखा हुआ है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ये जरूर कर देना, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ग्राउंड मतलब फर्स्ट वाला, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 1। तो ये सपोज n की वैल्यू 1 में कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ, और आपको ये एटम यहाँ खत्म हो रहा है, सपोज एटम खत्म हो रहा है, ये n इन्फिनाइट हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन को एटम के एंड पे ले जाना है आपने, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना है, यहां का एनर्जी डिफरेंस निकालना है आपको। तो ये एनर्जी चाहिए हमें कि यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पर ले जाएंगे, एटम से बाहर करने में हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो इस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 होती है, और लास्ट वाले की क्या होती है, E इन्फिनिटी। तो एनर्जी कितनी चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या हो जाएगा बेटा, E इन्फिनिटी माइनस E1, और E डेल्टा ई को ही हम क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। यही हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू E इन्फिनिटी कितना होता है, 0। लास्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी पढ़ी थी हमने, 0। लास्ट ऑर्बिट की एनर्जी और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी पढ़ी थी हमने, 13 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन 1 है तो 1 की वैल्यू आएगी ना, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, सपोज फर्स्ट वाले ऑर्बिट की। तो कैलकुलेट करो, देखो कितना आया। समझ आने के बाद तो बहुत इजी है, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी हुई देखो आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर, क्योंकि n का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1। n का वैल्यू कितना है, 1। या इसी को क्या लिख सकते हो आप, यहीं से सोल्व करो तो ऊपर वाले में देखो, माइनस E इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है, 0 रहने दो, आप ये भी कह सकते हो। और जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। बट फर्क इतना है कि वो नेगेटिव में होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी एनर्जी प्लस में। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ये भी तो लिख सकता हूं मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी E इन्फिनिटी 0 है, माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ऊपर दिख ही रहा है, डेल्टा ई इज इक्वल टू सीधा लिख सकते हो माइनस E1। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, नोट लिखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम is equal to the negative sign of first orbit energy। फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी, जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी उसका साइन अपोजिट कर देना, तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। तो बताओ बेटा, देखो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना लिखोगे बेटा, IE E फर्स्ट, और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी आती है हाइड्रोजन की, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 13.6 प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन में अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ये है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, ये E इन्फिनिटी है,
इसकी एनर्जी 0 है। अगर मैं इसको एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी में टोटल दे देता हूँ 13.6, तो ये एनर्जी इसी के बराबर ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन सीधा जंप करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। 13.6 एनर्जी दूंगा, देने का मतलब मैंने ये एनर्जी दे दी, प्लस कर दी, तो -13.6 थी उसके पास, प्लस 13.6 कर दी, तो नेट एनर्जी कितनी आ गई, इस इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 एनर्जी थी। मतलब सिर्फ बुक की लैंग्वेज नहीं समझनी, अपना दिमाग चलाना है। इस इलेक्ट्रॉन के पास -13.6 एनर्जी थी, मैंने इसको बाहर से एनर्जी अवेलेबल करा दी +13.6, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी बेटा, 0 तो 0 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, इंफिनिटी। जिस ऑर्बिट की एनर्जी है वहीं चला जाएगा। अब सपोज मैं आपको ये बोल दूं, अब ये प्रॉब्लम, अब ध्यान देना, ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे बेटा, बढ़ता जाएगा काम, तो थोड़ी लेवल प्रॉब्लम का बढ़ता जाएगा। जैसे इफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज गिवन to electron of hydrogen atom, which is in ground state, then what will happen with electron and how much energy, how and what type of energy if 20 electron volt energy is given to electron of hydrogen atom which is in ground state, then what will happen with electron and how and what type of energy will be associated with that electron। अब ये क्वेश्चन क्या है, फार्मूला बेस नहीं चल पड़े, अब नॉलेज पर क्वेश्चन चलने लग गए। दैट इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो सकता है, आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया है, तो क्या हुआ होगा, देखो सपोज ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, यहां इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था, एनर्जी n = 1, इस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां पर सपोज एटम खत्म हो रहा है, ये आपने कितनी एनर्जी अवेलेबल करवाई, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से सपोज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया आपने ग्राउंड स्टेट में, इसको ये 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया आपने। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने में कितनी एनर्जी यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने में +13.6। वेरी गुड, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही तो लगेगी, यहां लग गई उसकी एनर्जी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब यहां से एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब घूम रहा है बाहर, एटम से बाहर आ गया, आउट ऑफ एटम, आउट ऑफ एन एटम। तो टोटल एनर्जी 20 दी थी, 13.6 ये होगी, प्लस x एनर्जी ये होगी जो उसकी काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आउट ऑफ एटम है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक नहीं है एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी आउट ऑफ एटम। तो आपकी टोटल एनर्जी जो होगी ये 13.6 का मतलब है ये तो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो जब भी आपने जो भी एनर्जी गिवन करते हो आप, तो एनर्जी गिवन, भाई फार्मूलों से ज्यादा अच्छा समझ तो आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वहां से कि आपने कितनी एनर्जी दी, कितनी वहां पहुंचने में लगी, बाकी कितनी बच गई। एनर्जी गिवन जो हुई, गिवन एनर्जी में से आपकी यहां लग गई जो आयनाइजेशन एनर्जी लगनी है वो लग जाएगी, जो बच जाएगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो कितनी एनर्जी दी बेटा आपने, ये काइनेटिक अलग टाइप की है, ये आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ एटम है, एटम के अंदर वाली वो अलग काइनेटिक एनर्जी थी जो अंदर वाला रिलेशन किया था आपने। तो ये है कि आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, 20 में 13.6 तो इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी आयन बनाने में लग गया, आयन बना के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो टोटल एनर्जी आ गई 20
आयनाइजेशन एनर्जी में कितनी लग गई बेटा आपकी आयन बनाने में? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, एटम से बाहर निकालने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई आपकी देखो 20 माइनस 13.6, तो कितना एनर्जी आ गया? 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या क्या आंसर आया? इफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिवन दी जाए हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन को आयन बनाने में कितनी एनर्जी लग जाएगी? 13.6, और एटम से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब जो बाकी बची हुई एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन के पास होगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब एक जगह रुकेगा तो है नहीं, इधर उधर घूमेगा, जो भी उसको सर्किट मिलेगा इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी? अब 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 आयन बनाने के लिए चाहिए थी, आपने 20 दे दी। सपोज मैं इसको 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता तो क्या होता बेटा? 16.4 बच जाता। अगर मैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता तो क्या होता? माइनस। तो 10 देता तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकल पाता बेटा, क्योंकि बाहर निकालने के लिए एटम के अंदर ही रहता, क्योंकि बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी मुझे? 13.6 हाँ, मोर देन 13.6 चाहिए थी। सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हो। क्लियर? अब एक होती है सेपरेशन एनर्जी, एक आयनाइजेशन एनर्जी, और एक आप पढ़ोगे सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी होती है, ये एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी होती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from any excited state. Energy required to remove an electron from any excited state of species, या energy required to make jump electron from excited state, from any excited state to infinite, वो जो एनर्जी होती है उसको सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। बट यहां ध्यान रखना है, देखो सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4, जो भी है, n इज इक्वल टू 1 होगा तो ग्राउंड स्टेट होगा बेटा। n इज इक्वल टू 1 होता है तो वो ग्राउंड स्टेट होता है। n इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे हम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जितना एक्साइटेड स्टेट होता है उससे एक नंबर आगे कर देना, ऑर्बिट नंबर हो जाएगा। तो जैसे इसका मतलब ऑर्बिट नंबर क्या होगा? ऑर्बिट नंबर जो भी एक नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट होगा +1 कर देना। सपोज मैं बोलूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आ जाएगा। मैं बोलूं सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ऑर्बिट नंबर कौन सा आ जाएगा? 3, क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो n इज इक्वल टू 1 लोगे ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी एटम है, जैसे उसका पहले की तरह बनाता हूं, ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 है, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होना चाहिए, इसके अलावा किसी जगह भी हो जाए, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, कहीं भी हो जाए, और यहां से आप n इज इक्वल टू इन्फिनिटी में ले जाओ, ये n से अब यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक ले जाने में जो भी आपका है एनर्जी डिफरेंस, उसको सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। ये सेपरेशन एनर्जी होता है। तो इसका मतलब पहले की तरह देखो, सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या आएगा? ई इन्फिनिटी माइनस ई एन आ जाएगा। एक्चुअल में n+1 ही होगा, ये ई एन आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट जो भी ऑर्बिट नंबर होगा।
E इन्फिनिटी माइनस E1, तो इसकी वैल्यू तो 0 है और E इन्फिनिटी की वैल्यू रख देंगे, तो सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस जो भी आपका 13.6 है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, या माइनस EN आ जाएगा। फर्क क्या आया देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में सिर्फ N की जरूरत और पड़ गई आपको, सेपरेशन एनर्जी में, आयनाइजेशन एनर्जी में N का रिक्वायरमेंट नहीं था। तो दोनों अगर हम एक साथ रखें तो देखो, तो दोनों में क्या SE का मतलब मैं आयनाइजेशन एनर्जी कह रहा हूं, और तो दोनों में फर्क देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा 13.6 माइनस 13.6, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस ये है, EN की वैल्यू तो माइनस आ गई, तो माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर, या क्या पढ़ा था हमने, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ जो भी है उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, उसमें आपने जो भी पढ़ा था E फर्स्ट जेड स्क्वायर, ये लेकिन हाइड्रोजन का होना चाहिए, E है 13.6 वैल्यू आई थी। और सेपरेशन एनर्जी में फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा, सेपरेशन एनर्जी माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और कर देना, एक्साइटेड स्टेट से लेना है कि एनर्जी जो होगा वो कितना आएगा आपका एक्साइटेड स्टेट से, या फिर लिख सकते हो सेपरेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन की और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लगा देना, वो तो 13.6 को तो माइनस माइनस प्लस करने में लगेगा, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी प्लस में रहेंगी, लेकिन आपका टोटल एनर्जी माइनस में रहेगा जो ऑर्बिट के अंदर है। सपोज इस पर एक प्रॉब्लम देखो, इफ आयोनाइजेशन एनर्जी of He positive ion is x electron volt. Calculate the energy of second orbit of Li2 पॉजिटिव आयन। सपोज बेटा ये प्रॉब्लम दे दिया मैंने, अब की बार ध्यान रखना मैंने एनर्जी ऑर्बिट की नहीं बताई है, आयनाइजेशन एनर्जी बताई है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। तो देखो पहला पॉइंट तो ये है कि 2 स्पीसीज हैं आपके पास 2 स्पीसीज हैं, तो आपके पास 2 स्पीसीज हैं, तो पहले इसको सोल्व करो आप, एक को नंबर 1 स्पीसीज लो, एक को नंबर 2 स्पीसीज लो। तो नंबर 1 स्पीसीज सपोज है He पॉजिटिव, कोई भी ले सकते हो, He2 पॉजिटिव, सेकंड स्पीसीज इज द Li2 पॉजिटिव आयन। अब आपको जो गिवन है देखो, आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयनाइजेशन एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आयनाइजेशन एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या पड़ा था, या मैं ये कहूं कि ये तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट था, लेकिन माइनस में, आयनाइजेशन एनर्जी में माइनस रख दो तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि E1 मुझे मिल गया, E1 मिल गया, तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑर्बिट फर्स्ट है तो n की वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी है तो n फर्स्ट ही लेना पड़ेगा, n इज इक्वल टू फर्स्ट, और z की वैल्यू हीलियम है तो 2। इधर आ जाओ, लिथियम में निकालनी है टोटल एनर्जी, ये तो टोटल निकालना था आपको इसका, ऑर्बिट है सेकंड, n की वैल्यू 2, लिथियम में तो z की वैल्यू भी आ गई आपके पास, z का वैल्यू आ गया 3 लिथियम के लिए। वो कॉन्सेप्ट रखेंगे हम, E इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर फर्स्ट वाले का, इज इक्वल टू EN स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर सेकंड वाले का। एक चेंज कर दिया, क्वेश्चन वैसा ही दिया, बस मैंने अब टोटल एनर्जी ना देख करके आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दे दी, इसका साइन चेंज करना था। तो अब देखो E क्या रखोगे आप, आयनाइजेशन एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो E क्या रखोगे आप पहले वाले की, -x, n आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की होती है I का स्क्वायर, Z हीलियम का दे रखा है 2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू
ई निकालना चाहते हो आप, एन 2 का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर ले रहे हो आप, जेड लिथियम है 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गया आपका, देखो आपकी ई इज इक्वल टू कितनी आ गई, ई इज इक्वल टू -9x बाई 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी से सोल्व करना है आपको, बस कुछ नहीं करना। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस में रख दो, जहां भी वर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखो तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस में रख दो और एन की वैल्यू 1 रख दो आप, बाकी अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो, यहां भी एनर्जी कैलकुलेशन में क्लियर है? ज्यादा दिमाग खपाना नहीं है। आयनाइजेशन सर? फर्स्ट ऑर्बिट के अपोजिट। हाँ सर आयनाइजेशन एनर्जी में मतलब क्या करना है, किसको माइनस में रखना है? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस। आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू ऑलवेज, जहां भी आयनाइजेशन एनर्जी है वो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का साइन अपोजिट ही तो होता है। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी निकाली थी ना, तो कितनी आई थी? +13.6। यस तो सर। -13.6 का साइन ही तो चेंज किया आपने, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का साइन ही तो चेंज किया था। ओके सर। तो आयनाइजेशन जहां भी एनर्जी आ जाए तो आपने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेनी है आयनाइजेशन एनर्जी के साइन अपोजिट करके। जैसे माइनस आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या लिखोगे आप? अगर आयनाइजेशन एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या आएगी? सर -x। -x। इतनी सी बात है जो मैं समझाया जा रहा हूं इतनी देर से, इतनी सी बात है सिर्फ, इस पर मैंने इसलिए प्रॉब्लम भी दिया आपको। ये देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनाइजेशन एनर्जी जो मैंने लिखा है, मैंने देखो यहाँ लिखा, बहुत सारी बातें लिखी मैंने। आयनाइजेशन एनर्जी का बस इतना सा मतलब होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी। उस अभी वाले न्यूमेरिकल में मैंने आयनाइजेशन एनर्जी कितनी दी थी आपको? आयनाइजेशन एनर्जी कितना था बेटा? अब वाला जो न्यूमेरिकल दिया था मैंने अभी, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी? -x। बस इतनी सी बात है। और सेपरेशन एनर्जी आ जाए तो वो फर्स्ट ऑर्बिट की नहीं होगी, जो ऑर्बिट कह रहा होगा उसकी होगी, फर्स्ट को छोड़ के किसी की भी होगी। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी होती है और बाकी किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी जो होती है वो उसकी सेपरेशन एनर्जी होती है। क्लियर? यस सर। अब देखो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था आपका कि टोटल एनर्जी निकालना, E1 एनर्जी निकालना, E2 एनर्जी निकालना, ये सब आप जो है एनर्जी कैलकुलेशन से करोगे। बट ये जो एनर्जी का कैलकुलेशन है, ये एक साइंटिस्ट था, वैसे उसकी थ्योरी में नेक्स्ट में कराऊंगा, मैं कुछ रिलेशन बता रहा हूं आपको कि जो एनर्जी होती है, जो एक प्लैंक था, प्लैंक थ्योरी है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन कह दो, क्वांटा कह दो, एनर्जी ऑफ फोटोन, किसी भी एक फोटोन, एक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा वैसे आपने, टू इट्स फ्रीक्वेंसी होती है। एनर्जी जो होती है, एक छोटे से रिलेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन करके ही कर देता हूं, टॉपिक में बाद में बता दूंगा, फोटोन वगैरह, उतना टाइम नहीं होगा अभी अपना। देखो एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, एनर्जी को ई से लिखते हैं। अगर मैं इक्वेट करूंगा तो E इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलेंगे एच न्यू। तो कोई भी एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर सकते हो, E इज इक्वल टू एच न्यू। E का मतलब एनर्जी, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात ये होती है कि जब भी जो फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरा रिलेशन,
फ्रीक्वेंसी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसकी वेवलेंथ होती है। 9th क्लास में होते थे छोटे छोटे रिलेशन ये। फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, वेवलेंथ होता है लैम्डा। अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ये भी एक रिलेशन आ जाएगा किसी भी, स्पेशली अगर कोई, कल बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर कोई है, मतलब लाइट है, सिंपल सी अभी बात कर लो कि लाइट है और लाइट है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इक्वेट करूंगा तो c के बराबर आ जाएगा। c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की, यानी कि जिसकी 3 चीजें आ गई ना आपके पास, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब c जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू है। कितना होता है लाइट का वेलोसिटी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका मतलब मैं कह दूं कि लेमडा अगर बढ़ेगा बेटा या लेमडा कम होगा, किसी भी लाइट का लेमडा मतलब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इनवर्सली। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ये देखो इस रिलेशन में एनर्जी क्या होगी? तो बढ़ेगी, ज्यादा। ये एनर्जी बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो रिलेशन निकाल सकता हूं ना। मैं कह सकता हूं कि E = h न्यू और न्यू = ये रिलेशन लगा दो, E = h न्यू और न्यू = c/λ। तो ये रिलेशन भी करेक्ट है, ये रिलेशन भी करेक्ट है। E = hc/λ। यहां पर h क्या है यार? h है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इसका वैल्यू फिक्स होगा बेटा, गिवन होगा 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी भी फिक्स है, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, h और c। एनर्जी और लेमडा में फर्क आता जाएगा। जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है। इसका कॉन्सेप्ट लाइट से ले लो आप। जो आप 7 कलर की लाइट देख सकते हो, वो ध्यान है ना कौन से वाले कलर हैं? किससे करते हो उसको, लाइट को? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, हाँ, विबग्योर से करते हो ना, विबग्योर से, VIBGYOR। OR 7 कलर हैं आपके पास जो विजिबल है। अब इन 7 कलर में एक्चुअली है क्या? इधर से इधर जाओगे तो लाइट की वेवलेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जैसे जैसे इधर जाओगे तो वेवलेंथ क्या होता जाता है? इस तरफ मूव करेंगे तो वेवलेंथ बढ़ती है। वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। अगर वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब एनर्जी या फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसका मतलब देखो कि इसका मतलब वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है इन सब कलर में? जो 7 कलर दिखाई दे रहे हैं, सर रेड की, सर रेड की, रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, इसलिए रेड कलर दूर से दिखाई देता है। इसलिए साइन ऑफ डेंजर जितने भी होते हैं वो किससे बनाते हैं हम? रेड कलर से, क्योंकि उसका वेवलेंथ बड़ा है, दूर से दिखाई देता है वो। और एनर्जी किसकी ज्यादा है? देखो, वायलेट कलर की। वायलेट कलर और वायलेट, इंडिगो ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर जो कलर होते हैं वो ब्लू, ग्रीन, येलो होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड होते हैं। तो जब आप देखो कोई जैसे कैंडल है या कहीं आग जल रही होती है तो इसमें फ्लेम्स दिखाई देती हैं अलग अलग कलर की आपको। यस सर। इसमें फ्लेम दिखाई देती हैं, ऐसे देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ब्लू भी दिखाई देगी, रेड भी दिखाई देगी, ग्रीन भी दिखाई देगी, ऑरेंज भी दिखाई देगी। तो सबसे हार्मफुल कौन सी है? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब अगर आप उसमें उंगली डालोगे तो सबसे ज्यादा जलने के चांसेस कौन से कलर के अंदर हैं? लाल में नहीं है बेटा, ब्लू में। ब्लू में। वैसे हम सोचते हैं कि लाल हार्मफुल होगा, रेड हार्मफुल होगा, लेकिन नहीं, रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ है और एनर्जी कम है। कम है, एनर्जी कम है। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इस पर मैं डिस्कशन कराऊंगा, लाइट वगैरह के बारे में। इससे फिर टॉपिक को थोड़ा फिजिक्स करेंगे। कहने का मतलब है थोड़ा फिजिक्स करके फिर वापस केमिस्ट्री में आएंगे। बट टुडे व्हाट इज योर होमवर्क?
योर होमवर्क इज ऑलरेडी ऑन बेस्ड अपॉन न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। आज जो आपने बात करनी है वो सिर्फ एनर्जी पर करनी है। तो जाते जाते एक बार रिपीट कर दो बेटा। एनर्जी निकाली थी, तो एनर्जी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। तो और टोटल एनर्जी अगर किसी भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की निकालेंगे, क्या फार्मूला होगा टोटल एनर्जी? -1/2 -13.6 Z² अपॉन n²। हाफ नहीं बोलना है, यूनिट बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि यूनिट अलग अलग करोगे तो वैल्यू अलग अलग आएंगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओगे तब बोलोगे आप -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को कैसे रिलेट करोगे, जल्दी से बता दो। रिलेट कैसे कर पाओगे, कैसे बोलोगे? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो सबसे इजी है ना बेटा, टोटल क्यों बोलते हो? पोटेंशियल से स्टार्ट किया करो ना। Potential energy is 2 times of total energy equal of kinetic energy. हाँ बिल्कुल सिंपल। पोटेंशियल एनर्जी इज द डबल ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और कौन कौन सी एनर्जी माइनस में लेनी है, कौन सी प्लस में? Potential energy and total energy has to be taken in minus and kinetic energy in positive. पॉजिटिव, एग्जैक्टली। और सेकंड थिंग ये कि सम मोर कॉन्सेप्ट्स हैव स्टडीड, और ये थे हैव बीन स्टडीड, वो कौन कौन से थे? सेपरेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड इन वेरी सिंपल वे, व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी? इन वेरी सिंपल वे, इन वन वर्ड, फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आयोनाइजेशन? माइनस ऑफ what will be? What is the ionization energy? If we want to give the answer only one word, then what will be the answer? minus of energy of first orbit. Nice answer, nice answer. Minus of energy of first orbit. Minus of energy of first orbit is the ionization energy. And what is the separation energy? What is the separation energy? In similar way, as जैसे अभी आपने जो हुआ एज, क्या होगा फिर बेटा? ये भी माइनस ऑफ एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, एनी एक्साइटेशन एनर्जी, एनी ऑर्बिट एनर्जी एक्सेप्ट फर्स्ट। फर्स्ट वाले को आयोनाइजेशन बोलते हैं, किसी और से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सेपरेशन बोलोगे। क्लियर? और लास्ट में थोड़ा सा मैंने आपको जो है वो भी बताया कि न्यूमेरिकल करने के कुछ ट्रिक बताया कि अगर आपके पास इफ यू हैव डबल टेकर क्वेश्चन देन हाउ कैन वी गो, और इस टाइप से कुछ मैंने आपको चीजें बताई है। और थोड़ा सा रिलेशन बताया एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर बेटा? यस सर। डू यू हैव एनी डाउट? No, sir. You can ask. No, sir. Okay beta, now I am leaving. See you very soon for next class. सर Thank इसकी you, sir. स्क्रीनशॉट लेने का हल्का सा ऊपर कर दिया। Thank you, sir. ओके बेटा, कहाँ से लेना बेटा स्क्रीनशॉट? ये या और करूं? यस सर। हो गया बेटा? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। Sir, बोलो। एक बारी नोट का मेरा 3rd पॉइंट रह गया था, थोड़ा सा नेटवर्क एरर था, तो एक बारी एक उसका स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। मैं देखता हूँ। कहाँ है बेटा, देख लेना, मुझे बता देना। यहाँ से है या और ऊपर है? सर थोड़ा सा और ऊपर है। ये देख लो, ये है सर जहाँ पर हम लोगों ने कैलोरीज वाला क्वेश्चन करा था, 1 जूल 1 कैलोरी 1 अर्ग वाला। दैट वाज द बिगिनिंग। यस सर, बस थोड़ा सा वो लास्ट पॉइंट ही बस बचा था, बाकी मैंने नोट कर लिया था।
चला गया। ये वाला, ये बेटा सर थोड़ा सा नीचे, इसी के बाद है सारे पॉइंट्स। ये थोड़ा सा और सर, थोड़ा सा दिस वन, सर, अ बिट मोर। मैं बता ये दूंगी सर, थोड़ा सा और नीचे, इस क्वेश्चन के जस्ट बाद है फर्स्ट पॉइंट, इसके बाद ही है सर, अ बिट मोर, थोड़ा सा और। जस्ट वेट, सर अ बिट मोर, बस थर्ड पे आ गए, हो गया थर्ड, थोड़ा सा सर। yes sir, this one. इज इट ओके? Yes sir. Thank you sir. Done. ओके ओके बेटा।